નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, રાઉન્ડ ધ ટેબલમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું અંકુર રાવલ અને મારી સાથે જોડાયા છે મારા સહયોગી રાધા પ્રજાપતિ. આજના રાઉન્ડ ધ ટેબલમાં એક વિશેષ વ્યક્તિત્વ સાથે આપણે મુલાકાત કરવાના છીએ, જેઓ જ્યોતિષીય ક્ષેત્રમાં ખૂબ મોટી નામના ધરાવે છે અને તેમણે કરેલા પ્રિડિક્શન એ સત્યની ખૂબ નજીક એ હોય છે. અને સાથોસાથ મહત્વપૂર્ણ અહીંયા બાબત એ છે કે આજે મારે ગુજરાત વિશે વાત કરવી છે, ગુજરાતના ભવિષ્ય વિશે વાત કરવી છે. સાથોસાથ શેર બજાર, છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આપણે શેર બજારમાં ડામાડોળની પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છીએ. તો આવનારો સમય શેર બજાર માટે કેવો છે એ જાણીશું ને જ્યોતિષીય લગતા નાના નાના એવા પ્રશ્નો જે તમારા જીવનમાં એ ખૂબ મોટા પ્રશ્નો ક્યારેક બની જતા હોય છે, તો એવા પ્રશ્નોની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. અને એના માટે રાઉન્ડ ધ ટેબલમાં આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયા છે એસ્ટ્રો શર્મિષ્ઠાજી. खूब खूब स्वागत है आपनु हमारा वीटीवी स्टूडियो में राउंड द टेबल में. नमस्कार. मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपको गुजरात कैसा लगा और गुजरात से ज्यादा प्रश्न किन तरह के आते हैं, जैसे कि नौकरी, बिजनेस, शादी या विदेश में बसने का पूछते हैं? गुजरात मुझे बहुत बढ़िया लगा क्योंकि काफी खुली खुली है. मुंबई से आए तो आप गुजरात क्या कोई भी सिटी अच्छा लगेगा. और गुजरात जो है खासतौर से अहमदाबाद क्वाइट सिस्टमेटिक है, प्लान सिटीज है. आगे गांधीग्राम, फिर ये आप लोग का गिफ्ट सिटी में कल गई थी, फैंटास्टिक. उस पर हम बाद में बात करेंगे. और जो आपने सवाल पूछा कि लोग मुझे गुजरात से सवाल करते हैं तो क्या पूछते हैं, वहां से फोन आना मतलब फॉरेन उतना नहीं पूछते. सबसे ज्यादा पूछते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं. मैम आप हमारी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बताइए. फिर पूछते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्री लगानी है, प्लान लगानी है, कहाँ पे क्या होगा. तो गुजरात के लोग घुमा फिरा के बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, पैसे पैसे और पैसे के बारे में पूछते हैं. इट्स ऑल अबाउट फाइनेंस. तो आने वाला समय गुजरात के लिए, गुजरातियों के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, नए नए स्टार्टअप भी अभी तो गुजरात में खुल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये नया आने वाला समय कैसा है? गुजरात की बात करने से पहले मैं बोलूंगी पूरे इंडिया में अगर कुछ सही रहेगा तो फिर गुजरात भी साइड में जाएगा. तो अगर मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करूंगी तो अगला साल जो है दैट इज मोस्टली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, है ना. अगला 1.5 से 2 साल दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग. तो अब जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी हर जगह पे होगी. अब आती है कि गुजरात में क्या होने वाला है. गुजरात की जो बोलूंगी गुजरात की वैल्यूएशन बढ़ेगी. इसकी प्रॉपर्टी, 2 जगह की वैल्यूएशन प्रॉपर्टी में बोलूंगी बहुत ज्यादा अच्छा करने वाला है. दैट इज वन इज बंगाल. उनकी जो नया सरकार बनी है, सरकार की जो शपथ ग्रहण का जो एक कुंडली बनी है उस मुहूर्त के हिसाब से उसको देख के पता चल रहा है, बाकी तो नहीं. और एक गुजरात की, ये दोनों चीजें मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि जो वैल्यूएशन के हिसाब से वहां पे किसी को फैक्ट्री लगानी है, कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई भी टाइप की जो अगर बिजनेस वहां से जो लोकेलिटीज के हिसाब से जिनका बिजनेस में असर पड़ सकता है, ऐसा कोई बिजनेस हो जो ऑनलाइन नहीं हो, ऑफलाइन हो, उसके हिसाब से तो मैं बोलूंगी 2 स्टेट्स आर लीडिंग अभी के टाइम में आने वाले समय के लिए, बंगाल और गुजरात. ओके मैम, आपसे अब ये जानना है विदेश जाने की संभावनाओं में लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या रहती है? लोगों को लगता है कि बस कोई ना कोई देश में बस जाओ और मतलब अब करेंसी हायर होनी चाहिए और कैसे भी होनी चाहिए. ये तो सबसे पहले लोग की आम चीजें रहती है. पर एस्ट्रोलॉजिकली आपको देखना होता है 2-3 चीजें. क्या आप फॉरेन से फायदा होना एक बात है कि आप घर में बैठ के भी फॉरेन की प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, घर में बैठ के भी आप फॉरेन की कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, दे कैन बी योर पार्टनर. और एक होती है फॉरेन में बस जाना कि हाँ आप वहां पे रहे, और एक होती है आप फॉरेन में गए, 2-4 महीने के लिए काम किया, 1 साल 2 साल काम किया और फिर वापस आ गए, जिसका परमानेंट रेसिडेंसी ना होना है. तो ये इतना कुछ देख के कुछ बात करना पड़ता है. बट लोगों को क्या होता है दिमाग में, वो लोग सोचते हैं कि हम तो 10 साल से ही यहाँ पे, आप क्यों कह रहे हो कि मेरी फॉरेन सेटलमेंट नहीं है. तो अब मुझे क्या, मैं बोल दूंगी हाँ है, बट देन आपके भाग्य जो बोलेगा एस्ट्रोलॉजर को वही बोलना चाहिए. आपकी जो हॉरोस्कोप है, आपकी कुंडली, आपकी भाग्य की एक पैरामीटर है. मतलब आपके जैसे आपके थर्मोमीटर से आपको पता चलता है कि आपकी बुखार कितना आया है. वो बुखार लाता नहीं है, वो बुखार कितना है वो बताता है. दैट्स अ टूल, है ना. वैसे ही आपकी कुंडली आपकी एक टूल है आपकी भविष्य को समझने के लिए. तो ये सारे कैटेगरीज होती है, उसको समझ के हम बोलते हैं कि सबसे पहले फॉरेन से आपको फायदा है कि नहीं है.
यही बहुत सारे लोग समझते नहीं है। उनको लगता है कि फॉरेन से बस जोड़ लिया, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया, कुछ कर लिया, अच्छा ही हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ हायर करेंसी, राइट। अगर डॉलर में हुआ, यूरो में हुआ, ये सब। तो सबसे पहले कुंडली को देख के समझना पड़ता है कि क्या आपको फॉरेन जाना आपके भाग्य में है कि नहीं है। फिर अदरवाइज वो एक जो गलत फहमी वो पूछते हैं कि अच्छा अभी नहीं तो कभी तो जा पाएंगे। मैंने कहा वीजा लगा लीजिए, आजकल इजी हो गया है, आप जाएंगे, घूम के आ जाएंगे। पर आप जब बोलते हैं उससे आपको कमाना है वहां पे, वहां की करेंसी में सब कुछ करना है, देन यू नीड टू चेक कि भाई ये कितने लंबा देर तक हो सकता है, नहीं हो सकता है, एंड इफ देन वन, तब कब आ रहा है, ये सब चीजें कितनी लंबी चलेगी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मेथड, और लोग एक सवाल पूछते हैं, लोगों को लगता है बस हो गया, आप तो मैडम बता देंगे, हाँ। तो बहुत कुछ सोच समझ के बोलना होता है। ओके। शर्मिष्ठा जी, भारत की अर्थव्यवस्था अभी तेजी से बहुत आगे बढ़ रही है। देश सेमीकंडक्टर, एआई सेक्टर और दुनिया भर से मुकाबला भी हमारा देश कर रहा है। साथ ही साथ आने वाले सालों में किन इंडस्ट्री में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी और किन सेक्टर में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा? दुनिया का नेतृत्व करने के लिए सवाल तो सुनने में बड़ा क्या लग रहा है ना, ग्लैमरस सवाल लग रहा है ना कि भारत नेतृत्व करेंगे। टाइमलाइन की बात है। एस्ट्रोलॉजी ऐसा है ना, इट्स ऑल अबाउट टाइम। मैंने कह दिया कि भारत नंबर 1 बनेगा, पर कब बनेगा? अभी कि 100 साल बाद? तो एस्ट्रोलॉजर को टाइमिंग पे बात करनी पड़ती है। अगर हम आने वाले 1-1.5 साल की बात करेंगे, ऑब्वियसली हम किसी चीज पर टॉप नहीं करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आगे जाके अच्छा करेगा, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए चिप है, बहुत कुछ है। आपको मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री में भी उतनी रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा। और शनि जैसे मेष राशि में जाता है, मेटल्स में बड़ी चेंजेस आती है जब जाता है। तो आने वाले 1.5 साल 2 साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री और मैं बोलूंगी साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, वो सब तो ऐसे भी चलना है। उसका दौर शुरू हुआ है, उसका दौर चलेगा अभी काफी लंबा। दैट्स अ ट्रेंड ऑल्सो। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी की भी कोई जरूरत नहीं, इट विल कीप ऑन गोइंग। तो मेरा कहना ये बेसिक मेन चीजें रहेगा। ऐसे तो आईटी बहुत सालों से अच्छा नहीं कर रहा है, पर मैं सोचती हूँ कि अभी आईटी कुछ दिन के लिए 27-28 हल्का आईटी पहले से थोड़ा बेटर करेगा। इट विल नॉट टॉप द लिस्ट, पर एक कहता नहीं कि कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस पहले 40% मिल रहा था, अभी थोड़ा सा 60% मिलेगा। तो इस वे में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा बढ़ेगा, धीरे धीरे नहीं बोलूंगी, थोड़ा सा बढ़ेगा। एंड देन परहैप्स व्हेन जुपिटर विल बी इन लिब्रा, मतलब तुला राशि में गुरु जब जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 29 के आसपास, वहां फिर से थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। पर वो तो लंबी दौर की बात है। तो अभी हल्का फुल्का निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है टेक्नोलॉजी विथ आईटी एज वेल, वो भी हल्का फुल्का अच्छा करेगा। और मेरीन, ये जो आप लोग की गुजरात के अदानी अंबानी सब जो लगे हुए हैं पोर्ट्स में, मेरीटाइम इंडस्ट्री जिसको कहते हैं, उसमें कुछ शिप्स बनते हैं, कुछ बहुत कुछ है। मैं भी इतना नहीं समझती हूँ, बस मैं यही बोलूंगी मेरीटाइम इंडस्ट्री जो है, पोर्ट, शिपिंग, वो पिछले 1.5-2 साल से अच्छा कर रहा है। जब से शनि मीन राशि में आया है, वहां से उसकी बेहतर चीजें शुरू हुई है, और ये चलेगा अगला 1-1.5 साल मिनिमम। सो ये सारे इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा करेंगे। पावर सेक्टर भी अच्छा करेगा, क्योंकि गुरु का सिंह राशि में आना मतलब पावर सेक्टर भी अच्छा करेगा। सो सारे चीजों को छोड़ के और एक बार मैं लिस्ट अगर मैं बताऊं तो वो है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, तीसरा पावर सेक्टर, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और पांचवा मैरीटाइम इंडस्ट्री। तो ये मेरा टॉप 5 होगा अगले साल के लिए। अब स्पोर्ट्स की बात की जाए मैम, तो इंडिया अभी स्पोर्ट्स नेशन की ओर बढ़ रहा है आगे, मतलब अच्छा एक देश ऐसे उभर रहा है। अभी कॉमनवेल्थ आ रहा है 2030 में, बैटन भी दिया गया है। तो गुजरात का मतलब गुजरात कैसे लीड करेगा, कितना आगे रहेगा इस क्षेत्र में? गुजरात तो आगे नहीं लगेगा, वो इंडिया आगे बढ़ेंगे ना एज ए कंट्री। देखिए मेरा एक मैगजीन है, ईयरली मैगजीन, दैट इज एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन, इसका नाम है स्टेलर टॉक। हर साल, मतलब ये ईयरली मैगजीन है, ऐसा क्या नहीं है। तो उसपे जो स्पोर्ट्स सेक्शन है, वहां पे मैंने लिख के रखा था आने वाला 7 साल, 7 ईयर्स, मतलब हमारा देश का मंगल दशा शुरू हुआ है। और मंगल जो है स्पोर्टी है, एक्टिव है, स्पीड है, सब है। तो और जो एनर्जेटिक है, जो सब कुछ चाहिए होता है स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए। तो जिस वजह से मैंने कहा कि हमारा अब शुरू हो गया है
क्या अच्छा होना, मतलब स्पोर्ट्स में इंडिया का अच्छा होना। और स्पोर्ट्स में 3 चीज पे हम अच्छा करेंगे, एक पार्टिसिपेशन, दूसरा परफॉर्मेंस और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आती है गुजरात की बात, है ना। परफॉर्मेंस और पार्टिसिपेशन तो पूरा देश का होगा, राइट, लार्जर पर्सपेक्टिव में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैंटास्टिक, मतलब मैं क्या बताऊं, अभी आप देखते जाइए कि आने वाले कॉमनवेल्थ तक और उसके बाद भी IOC 2032 तक आपका जो गिफ्ट सिटी है, ये सब जो भी आधा चल रहा है, थोड़ा हुआ और बाकी है, ऑल विल बी डन एंड वेरी वेरी वेल। एक दिन में 24 आवर्स में 7 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर मेडल, ये कभी इससे पहले इंडिया ने नहीं किया है, एक्चुअली कभी नहीं किया। और इस बार आप अगर कॉमनवेल्थ पे हमारी क्या देखेंगे, भला ही कुछ कुछ कैटेगरीज, 7 ही 8 कैटेगरीज तो हटा दिया गया है जिसमें हम ज्यादा मेडल लाते थे, जैसे कि कुछ आर्चरी, मेरे ख्याल से रेसलिंग, आर्चरी, कुछ कुछ चीजें, क्रिकेट विकेट कुछ हटा दिया गया है, बट स्टिल वी हैव डन सो गुड। जिम्नास्टिक और इंडिया, मतलब दैट वाज सो, मतलब इतनी, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती। जिम्नास्टिक और इंडिया, जिम्नास्टिक कहते हैं मेरे दिमाग में रशियन आते हैं, जर्मन आते हैं, है ना, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच आते हैं कि फ्रेंच लोग बहुत अच्छा जिम्नास्टिक में करते हैं, रशियन करते हैं, वहां हमें गोल्ड मिल रहा है। सो दैट इज, क्या बताओ। तो मैंने यहाँ जो जो लिखा है ये सही हो रही है। आई विल से फैंटास्टिक करेंगे हम। और गुजरात उस हिसाब से, जो मैं कह रही थी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज 2 ही स्टेट इंडिया में आगे बढ़ने वाला है आने वाले 4-5 साल में या 7 ईयर्स में, मैं बोलूंगी, बंगाल एंड गुजरात। तो ये दोनों तो है ही। तो आप लोग के गुजरात में बहुत बढ़िया चेंजेस आने वाली है एंड इंडिया इज गोइंग टू डू फैंटास्टिक इन स्पोर्ट्स, जो कॉमनवेल्थ है उसमें भी। अब हम शेयर बाजार पर आते हैं, क्योंकि गुजरात है तो शेयर बाजार की भी बहुत बातें होती है। पिछले साल शेयर बाजार में कोई खास फायदा न होने के काफी शिकायतें गुजरातियों की भी रही है। साल 2026 में शेयर बाजार के लिए क्या उम्मीदें हैं? 26 तो चली लगभग खत्म। हाँ, 2027 26 सबसे पहले आता है 25 में, 2025 हाँ, जिसका जिक्र आप कह रहे थे। 25 कितना तो मैंने लोगों को कहा था कि 2025 जो है ना बियरिश है, तो सबने कहा कि नहीं, बियरिश नहीं रहेगा। तो दिसंबर में जाके जो ऑल टाइम हाई जब टच करता है तभी आपको लगता है कि अच्छा चलो बियरिश नहीं, बुलिश है। तो दिसंबर लगा उस मार्केट को कि पूरा साल खत्म हो गया, तब जाके 26,200 उसने टच किया, क्रॉस किया, वो भी ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं 1000 पॉइंट क्रॉस किया है, 200-300 पॉइंट। सो लगभग पिछले साल ऐसा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, पर फिर भी जो प्राइसिंग ऑफ द इक्विटी वाज ऑलमोस्ट सेम या नीचे आ रहा था। तो इंडेक्स ऊपर जा भी रहा है, फिर भी लग रहा था क्या ही हो रहा है, पोर्टफोलियो तो वहीं पे है या वो लाल हो गया है। सो दैट्स कॉल्ड बियरिश मार्केट। इस साल जो है मार्केट एक्चुअली फिर से बियरिश ही है। ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर तक ऐसे ही मार्केट को रहना है। जो अभी अगस्त चल रहा है मार्केट नीचे ही है, बहुत फ्लक्चुएटिंग है, 300-400 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, देन अगेन कमिंग बैक। तो 24,300 400 500 अगेन देन बैक टू 23,000, यही चल रहा है। तो यही चलेगा। मुझे लगता है कि अगर कुछ बढ़ना है, अगर तो एंड ऑफ दिस मंथ 26 अगस्त की एंडिंग से लेके सितंबर से धीरे धीरे वहां से ग्रोथ हो सकती है। अगर वहां ग्रोथ नहीं हुआ तब तो ये साल भी बियरिश ही है, क्योंकि जब बड़े बड़े 2 ग्रह, हमारे जो बड़े बड़े प्लैनेट होती है, जो स्लो मूविंग प्लैनेट होती है, उससे हम पता करते हैं कि इस साल का डेकोरम कैसा रहेगा मार्केट में, क्योंकि वो एक राशि में 1 साल 1.5 साल, कोई 2.5 साल, शनि 2.5 साल, गुरु 13 महीना और जो राहु केतु वो 18 मंथ्स 1.5 ईयर। तो वो असर पड़ता है कि अच्छा है तो कितना लंबा अच्छा चलेगा, खराब है तो कितना है। फास्ट मूविंग प्लैनेट क्या होता है, जल्दी आते हैं जल्दी चले भी जाते हैं। सो अच्छा भी हो रहा है तो इट्स वेरी शॉर्ट टाइम, उसमें काउंट करके फायदा नहीं है। तो जब बड़े बड़े 2 प्लैनेट, शनि एंड गुरु, जो बृहस्पति एंड सैटर्न, वो दोनों जब आपकी जल राशि में आ जाते हैं, 1 इज इन पाइसेस, मीन राशि में, दूसरा कर्क राशि में, तो मार्केट कभी ये दोनों के साथ भागता हुआ नहीं होता है। स्लो स्टेडी, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक है, कि भाई एक ही जगह पे बैठा हुआ है, कुछ आगे भी नहीं जा रहा है, कुछ पीछे भी नहीं जा रहा है, बट बियरिश है, इसी में घूम रहा है। सो स्लो, स्लगिश, स्टैटिक, मतलब ठहर गया एक जगह पे, आप हिंदी में अगर बोलो तो मार्केट इस साल लगभग ऐसे ही है।
एंड ऑफ द ईयर यहाँ से अगर कुछ बढ़ोतरी होती है तो ठीक है, अदरवाइज तो नहीं। अगले साल मार्केट थोड़ी बेटर रहेगी। 2027 इज फाइनली गोइंग टू बी कि हाँ भाई ये अब बुलिश मार्केट लग रहा है। ओके मैम, सोना और चांदी की बात करते हैं। पिछले साल काफी फ्लक्चुएशन रहा इन दोनों में। अब इन दोनों धातुओं के बारे में आपकी क्या राय है आने वाले समय में, क्योंकि लोग भी काफी कंफ्यूज है इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इन्वेस्टमेंट करने वाला तो कर ही रहे हैं, इसको आप बंद नहीं कर सकते हो। और सोना में नहीं तो चांदी में कर लेंगे, चांदी में नहीं तो कॉपर में कर लेंगे। कॉपर में इंडिया में नहीं होता है, बट स्टिल यू हैव नो आइडिया। जो इन्वेस्टर होते हैं वो अमेरिकन मार्केट थ्रू यहाँ से वहां से कैसे भी वो कॉपर में कर लेते, क्योंकि इस बार कॉपर शुरुआत में बहुत ऊपर गया था। देखिए गोल्ड तो है, इस बार बढ़ना था, मैंने हर जगह पे बताया है, ऑलरेडी यहाँ पे भी है, बट स्टिल गोल्ड में उल्टा करेक्शन ही आया है और नीचे ही गया है। हाँ। अभी तक हर कोई, क्योंकि ये एक चीज मैं बोलूंगी, मैंने कंसिडर ही नहीं किया है कि गुरु उच्च का होगा तो गोल्ड में ऊंचाई आएगी, क्योंकि गुरु से ही हम गोल्ड देखते हैं, सोना देखते हैं स्पेसिफिकली। अब गुरु इतनी अतिचारी है, मतलब कैसे समझाओ कि आप अगर भाग के कोई रास्ता मतलब कवर करेंगे, हाँ। सड़क से अगर आप भागते रहेंगे तो आसपास क्या है आपको दिखेगा नहीं, अच्छा बुरा दोनों ही आप उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो भाग ही रहे हो, योर स्पीड इज सो मच। तो गुरु का स्पीड एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं उसको, अतिचारी होना। गुरु जहाँ पे एक महीने में 2 से 2.5 डिग्री, 2.5 से 3 डिग्री के आसपास होना था एक महीने में, वहां एक महीने में लगभग 7 डिग्री चल रहा है, मोर देन डबल ट्रिपल हो रहा है। तो ये जो डबल से भी ज्यादा शनि की सूर्य की गुरु की गति हो गई है, उससे ये प्रॉब्लम है कि जो अच्छा होना था वो भी नहीं हो रहा है, जो बुरा होना था वो भी नहीं हो रहा है। इट्स लाइक गोइंग ए केओस शुरू हुआ है। सो दिस इज समथिंग, यही एक चीज मैं बोलूंगी, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, ये मैंने इस चीज को नजरअंदाज किया है कि मुझे कहना चाहिए था कि नहीं होगा लेटर ऑफ द टाइम। तो मेरा अभी भी मानना है कि एंड ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग, जो एक विक्रम संवत से दूसरा विक्रम संवत तक बात होती है, मतलब जैसे गुजरातियों का तो हिंदी जो महीना शुरू होती है आप लोग का, वो तो जो दिवाली आती है, दीपावली के नेक्स्ट दिन से है। पर ऐसे जो हिंदी पंचांग देखते हैं, हिंदू नववर्ष देखते हैं, वो है चैत्र नवरात्रि से चैत्र नवरात्रि, जो महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पड़वा मनाते हैं, वो भी है। तो उस पे मैं बोलूंगी कि वहां पे गुरु राजा है इस साल का, तो यहाँ पे तो अच्छी छलान आनी चाहिए। सो विद इन नेक्स्ट मार्च अप्रैल आई एम क्वाइट होपफुल कि सोने का जो भाव है यहाँ बढ़ना काफी चाहिए। एंड सिल्वर तो मेरा कहना है अगला साल अच्छा करेगा, और थोड़ा सिल्वर इज गुड, इट विल स्लोली ग्रेजुअली इट विल लुक गुड, बहुत बढ़िया करेगा। गिफ्ट सिटी है, धौलेरा सर है, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से अभी गुजरात में काम हो रहा है। क्या ये पहल गुजरात की ग्लोबल पहचान बनाएगी? बिजनेस मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, या फिर इंडस्ट्रियल मार्केट में अगर बोलेंगे 100% बनाएगी। आने वाले मैं बोलूंगी गुजरात की जो एक ऊपर अपराइज होना, मैं बोलूंगी वो 2030 से लेके 36 तक वहां और ज्यादा दिखेगा। ये तो खाली शुरुआत है। 2030 टू 2036 जो है गुजरात की जो अपराइज है, मतलब उनका जो और ग्रोथ और ऊपर जाना, वो और दिखने वाली है। तो ये तो शुरुआत है। आप जो कह रहे हो सेमीकंडक्टर है, आगे और भी चीजें आएंगी, जो भी चीजें आए बहुत बढ़िया ग्रोथ आएगी। तो गुजरात की ग्रोथ को लेके मैं, जैसे मैंने कहा था, ये जो मैं बंगाल और गुजरात की ग्रोथ बोल रही हूँ, इट्स नॉट फॉर नेक्स्ट 2 years 3 years, तो आने वाले 6 7 7 years की बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ से बैठ के अगर मैं बात करती हूँ तो 2036 तक तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद का पता नहीं, थोड़ा सा फ्लैट टाइम, स्लो डाउन टाइम आएगा, वहां तक तो बहुत बढ़िया है गुजरात की ग्रोथ। ये धौलेरा सर को ड्रीम सिटी बनाना है, सिंगापुर जैसा वहां पे बनाना है, अभी काम भी चल रहा है, लेकिन विलंब बहुत हो रहा है। क्या ज्योतिषीय वजह हो सकती है पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट में? मैं कल गई थी आप लोग की गिफ्ट सिटी घूमने, तो वहां पे जो 5 किलोमीटर लंबा जो यूटिलिटी टनल है, मैं उसको देख के आई हूँ। हाउ एवरी अदर थिंग इज अंडरग्राउंड में ही उसको मैनेज किया जा रहा है। उसका सॉलिड वेस्ट, ये तो मैंने कभी नहीं देखा एक्चुअली, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पता था, पानी पता था, वो फायर लाइन पता था, सब कुछ है, बट सॉलिड वेस्ट भी, आपकी घर का कचरा भी अंडरग्राउंड आ रहा है, जा रहा है। सो दिस इज सो इनोवेटिव। तो मैं इसको नहीं बोलूंगी कि हाँ सिंगापुर जैसा बनाना है, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट विच इज गेटिंग मेड। ये जो बन रहा है वो हमें सिंगापुर से लेना देना नहीं, हम अपनी
तरीके से अलग चीजें बना रहे हैं। एंड आई होप ये जब बन के तैयार होगा, बाकी जो हमारे और भी प्रदेश है, ये तो सिटी ही इसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको फॉलो करेंगे। अब इसको बनने में अभी आई है चीजें, मंगल, आई सेड कि मंगल डायनामिक है, मंगल स्पीड है, मंगल एक्टिव है, और मंगल भूमि कारक है, और मंगल भूमि पुत्र है, और मंगल का ही दशा शुरू हुआ है पिछले साल के सितंबर से। अब जो इसका स्पीड अप धीरे धीरे आने वाले 7 इयर्स में, मंगल का दशा 7 साल चलेगा इंडिया का। तो यहाँ पे खाली गुजरात की बात नहीं, क्योंकि इंडिया में सारे ही आते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई है। इंफ्रा वाइज जो हमारी ग्रोथ होगी, और जो मैंने आपको कहा अगले साल सेकंड पोजीशन में एक्चुअली इंफ्रा है। अगर मुझे पूछो कि एक तो होगा प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतनी बेहतरीन होने वाला है, तो बट इट विल टेक 2032 से पहले मुझे नहीं लगता ये ठीक ठाक हो जाएगा, बिकॉज इट्स टेकिंग टाइम, क्योंकि नई तरीके से बनाया जा रहा है। जो कल मुझे देख के भी समझ में आया, देखना और एस्ट्रोलॉजिकली देखना अलग बात है, मैं तो एस्ट्रोलॉजिकल बात करूंगी। सो बाय 2032 आई विल से मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ओवर, वो काफी बन जाएगा। तो 6 साल और यू कैन से, आज से देखें तो 6 साल, आने वाले 6 साल में ये काफी हद तक ऑलमोस्ट 80-85% या 90% इट विल बी डन। तो अब समय जो लग रहा है वो तो अब क्या बताए, ये तो थोड़ी समय लगने वाली चीज है। पर ये आगे जाके ये अभी ये स्पीड अप लेने वाला है, क्योंकि मंगल का दशा आया है। आई विल से इस साल से आई एम श्योर ये स्पीड अप हुआ भी। आई हैव नो आइडिया, ये तो मैंने किसी को पूछा नहीं, आप लोग अच्छा बता सकते हो। ये स्पीड अप शुरू हुआ है अभी आने वाले 6 साल में। सुपर। ओके। गिफ्ट सिटी कल देख के मुझे इतना समझ आया कि हाँ 6 साल में ये पूरा होगा। इट विल टेक 6 years मोर। पर मैंने एक्चुअली बहुत जगह पे पढ़ा है, ऑनलाइन, यहाँ वहाँ वीडियो वगैरह तो देखा ही है कि कुछ बहुत बढ़िया बन रहा है। पर वो जो मैंने देखा है, लोगों ने लिखा है कि इट्स फेलियर बिकॉज ये आगे बढ़ नहीं रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। मैं इन सबको एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं देख के भी आई हूँ, एंड एस्ट्रोलॉजिकली एज वेल। 2032 तक आप लोग गिफ्ट सिटी आके देखिएगा, तब पता चलेगा कि हाउ इट्स वर्किंग, हाउ फास्ट इट गॉट कम्प्लीटेड। ओके मैम, कई लोग अपनी कुंडली के आधार पर अपना बिजनेस चलाते हैं, और खास तौर गुजरात की बात करें तो यहाँ ये बहुत ही आम है। बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन भी करते होंगे कि आपको लगता है कि कुंडली के आधार पर बिजनेस करना सही रास्ता है? कुंडली के आधार पर जब आप बोलते हो, इसको आप क्या समझ के बोलते हो? व्हाट डू यू मीन बाय कुंडली के आधार पर? उसी में उसका जवाब है। अच्छा, कुंडली के आधार पर मतलब जो मैंने आपको समझाया था पहले कि कुंडली कुछ नहीं है, वो एक टूल है, वो एक मशीन है, जिससे आपके भाग्य में क्या है क्या नहीं है पता चलता है। आपके भाग्य में एमएलए बनना नहीं है तो आप यहाँ बैठे हुए जर्नलिज्म में। तो कुंडली आपके भाग्य बताता है, क्या आपके भाग्य में बिजनेस है कि नहीं है, अगर है तो किस टाइप का बिजनेस है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुंडली देखना कोई गलत बात है। कुंडली आपको देखना चाहिए ताकि आप ट्रायल एरर करके पैसे ना गवाओ, टाइम ना गवाओ। सो आपको आपकी कोई बड़ी काम करने से पहले, यूजुअल की बात नहीं है, जो बड़ी प्रोजेक्ट है, बड़ी काम है, बड़ा कुछ आप निर्णय लेने से पहले मैं बोलूंगी सही एस्ट्रोलॉजर, कोई भी नहीं जो आपको हर चीज पे सही बोल रहे कि जी आपको हो सकता है, अरे आपके तो क्या बात है, आपके तो इतने कनेक्शन है, आपके तो इतने पैसे, काम बना लेंगे। नहीं, भाग्य में जब कुछ नहीं होता है, इट डजंट मैटर हाउ मच यू पुश, एक कुछ देर चलेगा उसके बाद बहुत बुरी तरह आप रुकेंगे। तो आपको सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए जो आपको सही बात बताए और आपको कड़वी साज बताए, मतलब आपको ना बोलने में भी उनमें गट्स रहे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको हर चीज पे हाँ बोलेंगे और आपको खुश करके वहां से निकाल देंगे। तो आपने जो सवाल पूछा कि खाली गुजरात नहीं, बहुत सारे जगह पे मैं बोलूंगी एक्चुअली बिजनेस क्लास जो लोग हैं ना, जितने भी लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों में कर रहे हैं, 100 करोड़ 1000 करोड़, उन लोगों को ज्योतिष में विश्वास होता ही होता है। मतलब वो है ना प्रभाव की मिलियनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजर बट बिलियनियर्स डू। तो जितने आप अमीर देखेंगे उनको उतना ज्यादा उनके अपने भाग्य में भरोसा है, और भाग्य को पता करने का नाम ही होता है ज्योतिष। ओके, तो कैसे पहचाने कि एक सामान्य इंसान कैसे पहचाने कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है? आपने बताया कि कोई ऐसे होते हैं जो आपको अच्छा लगाने के लिए हाँ ये हो जाएगा, ये ठीक है, तो कैसे पता लगा इस बारे में? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, आज का बेस्ट सवाल है कि आपको अच्छी एस्ट्रोलॉजर कैसे पता चलेगा। अच्छी एस्ट्रोलॉजर पता करने की 2-4
एक तो नहीं बोलूंगी, 2-4 चीजें हैं, सिम्टम है। नंबर 1, जो एस्ट्रोलॉजर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में डेली एक वीडियो नहीं डालते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर अच्छा होगा, इट्स लाइक आई एम सो बिजी इन राइटिंग, आई एम सो बिजी इन Research, रिसर्चिंग। yes. हाँ, तो इसमें इतना बिजी हूँ कि ये जो आप लोग ये जो टेलीकास्ट होगा टेलीविजन में, वहां से हो सकता है 5 मिनट ले जाके मैं वहां डाल दूंगी पूरे, मतलब उतना ही है Okay. मेरा। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बाल बनाओ, देखूं, कैमरा देखूं, लाइट देखूं। आई डोंट हैव ऑल दिस टाइम। तो जो एस्ट्रोलॉजर साल में 1-2 वीडियो डाल सकते हैं, दैट्स ओके। हर हफ्ता वीडियो डाल रहे हैं बना के खुद से, दे आर नॉट गुड एस्ट्रोलॉजर। दैट्स नंबर 1, Okay. दैट इज वेरी वेरी श्योर। नंबर 2, जो हर बार यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब लगे हुए हैं स्टोन्स में, दे आर नॉट गुड एस्ट्रोलॉजर्स। इतने स्टोन में भरोसे में चल रहे हैं तो उनका अपना ही गड़बड़ है। आपको क्या सही करेंगे। नंबर 3, जो हर बात पे उपाय बता देते हैं, आप ये कीजिए आपका ये लॉक खुल जाएगा, वो कीजिए आपका ये हो जाएगा। सो उपाय बाबाज आर नॉट दैट। ये नंबर 3 है। नंबर 4, जो कम बोलते हैं पर सही बात बोलते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं, ये होगा या ये नहीं होगा। इट कैन नॉट बी बोथ द वेज थिंग्स। तो ये 4-5 चीजें आपको बहुत ज्यादा दिमाग में रखना होता है। और फाइनली, क्या उन्होंने सच्ची में ज्योतिष में कोई पढ़ाई, सिस्टमेटिक पढ़ाई किया है, उन्होंने 4-5 साल ज्योतिष कॉलेज में गए हैं, यूनिवर्सिटी में गए, कुछ किए हैं। ये सारा चीजें समझने के बाद आपको आना पड़ेगा। और एकदम फाइनल, जिसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, कि वो एस्ट्रोलॉजर की कितनी बात सही हुई है, क्योंकि आपकी रिकॉर्ड बताएगा। अचानक आप एक बात सही बता ही सकते हो। आज अगर कोई आपको सवाल पूछते हैं कि इलेक्शन आने वाला है गुजरात में, सपोज, तो बीजेपी जीतेगा कि कांग्रेस जीतेगा, इसमें हाँ या ना ही होगा। 50% लोग अच्छा सही बोलेंगे और 50% लोग गलत होंगे। सो दिस इज अ वेरी इजी कॉम्बिनेशन, रेशियो है। तो ये इसमें तो कोई भी आधे एस्ट्रोलॉजर तो सच होंगे ही ना, कोई ना कोई तो उसमें हाँ बोलेगा और कोई ना। आपको देखना है पिछले 1-1.5 साल की रिकॉर्ड, कितनी बात सही आई है, कितनी क्लियर बात उन्होंने किया है कि भाई एकदम क्लियर हो, घुमा फिरा के शब्द में नहीं है। ये सारी चीजें आपको बताएगा कि ये एस्ट्रोलॉजर सही है नहीं। और जेमस्टोन जो बेचते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है, क्योंकि वो आपको हमेशा ही जेमस्टोन बेचने की उनका एक पर्सपेक्टिव रहता है। क्योंकि आपसे वो कुंडली दिखाने के लिए आपसे 500-1000 लेंगे, 1100 लेंगे, और आपको जेमस्टोन वो हजारों का बेचेंगे। सो द एस्ट्रोलॉजर हु सेल्स जेमस्टोन, आपको उनके पास नहीं जाना है। जेमस्टोन की रिकमेंडेशन करती हूँ कुछ लोगों के लिए मैं, कि आप ये पहनिए हो, पर वो ज्वेलर के पास से जाके खरीदेंगे, मेरे पास नहीं। Okay. सो ये सारे कैटेगरीज देख के फिर आपको एस्ट्रोलॉजर समझ में, हाँ ये लग रहा है सही है। जेमस्टोन असर तो करते हैं जी। अच्छा, ओके। तो ग्रहों के असर की तुलना में कर्म कितना अहम है? ग्रह का कोई वैसा असर नहीं है। अच्छा। मतलब ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग में है कि ग्रह का वैसा कोई असर नहीं है। ग्रह इज लाइक अमेज़न का डिलीवरी बॉय है, उसका अच्छा। कोई असर नहीं है। उसने थोड़ी जो आपको नीला का जगह पीला सूट लेके आया, आपने पीला सूट चूज किया था। ओके। ही डिडंट डू एनीथिंग, वो डिलीवरी बॉय है। तो ग्रह का जो असर है वो डिलीवरी है, कि भाई आपके पूर्व कर्म के हिसाब से ओके। आपको जो मिलना है इस जन्म में, वो उस जगह पे जाने से आपको ये रिजल्ट डिलीवर हो रहा है। प्लैनेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, और आपको ये सारी चीजें डिलीवर होता जा रहा है। सो घुमा फिरा के सबसे पहले आता है कर्म। उसमें जब मैं कर्म कहती हूँ तो उस कर्म में अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म बुरे भी कर्म है। भी है। वो उसमें जो अच्छे कर्म है उससे हमारी सौभाग्य बनती है, और जो बुरे कर्म है उससे हमारी दुर्भाग्य बनती है। तो कर्म से ही भाग्य बनता है, देखा जाए तो। सो कर्म और भाग्य ये दोनों ही मेन है। प्लैनेट यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, प्लैनेट सिर्फ बता रहा है यहाँ आने से ये होगा। इट्स लाइक थर्मोमीटर, वही ये ऊपर गया तो अच्छा आपका 101 डिग्री का आया, उसने कुछ नहीं किया है, वो तो एक ऐसी मशीन है। सो इट्स जस्ट आपकी हॉरोस्कोप जो है इट्स जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म, कि आप जब पैदा हुए थे प्लैनेट से यहाँ था। अब वो एक टेक्निक है, ज्योतिष जो है ये एक टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम पता कर सकता है कि इस इंसान की जिंदगी में क्या हो सकता है, कब हो सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। दैट्स इट। प्लैनेट बीच में कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, तो ज्यादा लोग ऐसा भी बोलते हैं मेरी कुंडली में ये योग है, मेरी कुंडली में राजयोग है, धनवान होने के भी योग है। तो कड़ी मेहनत की क्या भूमिका होती है? सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, आपके दर्शकों को, कि दुनिया में ऐसी कोई इंसान नहीं है जिसके पास कोई राजयोग ना हो। मतलब जो भिखारी रास्ते में फुटपाथ पे है उसके पास भी
एक राजयोग है। मतलब दुनिया में ऐसे कोई इंसान ही नहीं है, पूरे दुनिया में 6 बिलियन प्लस लोग हैं धरती पे, ऐसे कोई इंसान नहीं होगा जिसके पास एक राजयोग ना होगा, एक ना एक राजयोग होगा ही होगा। मतलब समझ में क्या आ रहा है, ये राजयोग बहुत कॉमन है। इट्स जस्ट लाइक पेरेंट्स। ऐसा कोई धरती पे इंसान है जिसके पास पेरेंट्स ना हो? पेरेंट्स है तभी तो आया है धरती पे, राइट? सिमिलरली, पर पेरेंट्स सबका अदानी अंबानी एलन मस्क नहीं है। वैसे ही आपकी जो राजयोग है वो उस लेवल का पावरफुल होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तब जाके आती है कि राजयोग क्या है। राजयोग है तो वही चीज, वही पिछले वाली सवाल में जा रही हूँ जवाब में। राजयोग है तो बता रहा है कि पिछले जन्म में कुछ तो अच्छा कुछ किया होगा, जिस वजह से स्ट्रांग कुछ राजयोग बन रहा है। इसके बदले में इस जन्म में है तो विद्या मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, पैसे मिलेंगे, है ना, अर्थ जिसको बोलते हैं पैसा मिलेगा, तो या फिर देखने में सुंदर होंगे, स्टेटस मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो इट कैन बी इन वेरियस वेज, राज सम्मान मिलेगा। तो ये बताता है कि आपके पिछले जन्म के पूर्व पुण्य के हिसाब से आपको स्ट्रांग राजयोग मिला है, इस टाइम में आपको ऐसे ऐसे डिलीवर करेगा। अब इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इसको, ये आपने ज्योतिष छोड़ के, ज्योतिष कर्म के बेसिस पे है, आपने कर्म में नॉक कर दिया है, पोक किया है। कर्म सबके लिए एक जैसा नहीं होता है ऑब्वियसली, पर एक जो ऑटिस्टिक बच्चा होगा और एक जो नॉर्मल इंसान है, दोनों में बहुत फर्क है। वो कुछ कर्म नहीं कर रहा है, उसका कोई फ्री विल काम नहीं कर रहा है। जो आप कह रहे थे कि इस जन्म में जो कर्म किया है तो फिर उसका क्या काम है, इससे क्या समझ में आ रहा है? हर एक इंसान में उसकी पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से, अगेन द पास्ट वन, वो जो आपके भाग्य दुर्भाग्य बनी है, भाग्य के हिसाब से ही होगा कि आपके जो इस जन्म का कर्म है, फ्री विल कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा। सो घुमा फिरा के बात यही होता है, आपकी पूर्व जन्म का कर्म जो भाग्य है, आपका प्रारब्ध जिसको बोलते हैं इस जन्म में, आपके प्रारब्ध डिसाइड करेगा कि आपसे मेहनत होगा भी कि नहीं होगा। हाँ, सो कितना मेहनती आप बन सकते हो इस जन्म में, दैट इज ऑल्सो 90% टाइम प्री डेस्टिन्ड। और कुछ लोग थोड़ी अच्छा पुण्य कमा के आते हैं, अच्छे धर्म कमा के आते हैं, पुण्य नहीं खाली धर्म कमा के आते हैं, अच्छे धर्म कमा के आते हैं, थोड़ी बहुत साधना करके आते हैं, भगवान जी की कृपा उन पे पड़ती है, तब जाके क्या होता है, वो मेहनत कर पाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो भी पुरानी चीजें जो खराब था उसको ओवरकम कर पाते। अदरवाइज आपके भाग्य में 90% चीज जो है हमारा प्री डेस्टिन्ड है, मतलब आपकी प्रारब्ध के हिसाब से ही जानी है। इतनी जल्दी की चीजों को चेंज करना आसान नहीं लगता है, उसने बहुत मेहनत करके जिंदगी को चेंज किया है, आपको नहीं पता उतना करना उसमें था शायद। यू डोंट नो ना कि आपने पिछले वाले को एकदम चेंज कर दिया कि आपके नसीब में ऑलरेडी था यहाँ पे बहुत क्या करना, बहुत एफर्ट देना। सो कितना एफर्ट आप इस जन्म में देंगे, that itself is also predestined 90% टाइम। आई एम नॉट से फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है, पर काफी सारे लोगों के लिए वैसे ही है। ओके मैम, अब पूरे दिन वैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसमें एड्स जो आती है, उसको लेके मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली ज्योतिष संबंधी जो सलाह होती है वो कितनी भरोसेमंद होती है? आपने आगे के आंसर में थोड़ा क्लू तो दे दिया है, लेकिन इसको डीपली जानना है। देखिए, सोशल मीडिया में जो आपको ऐड आते हैं, ऐड देना अच्छी बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उसके बारे में सब कोई जाने। पर ऐड किस चीज का दे रहे, वो ऐड आपको बताएगा क्या? वो बता रहे कि आपकी सारी चीजें सॉल्व कर देते हैं, ऐसे ऐड है कि आपकी जिंदगी की सारे समस्या का समाधान यहाँ मिल जाएगा, तो फिर ऐसे ऐड में नहीं जाना। क्योंकि मेरी जिंदगी में तो बहुत समस्याएं हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं मोटी हो रही हूँ, मेरे आंखों की रोशनी घट रही है, मैं क्या कर पा रही हूँ इसका, राइट? तो सारे समस्या का समाधान मेरे पास ही नहीं है, मैं दूसरों के पास कैसे दूंगी? तो एस्ट्रोलॉजर समस्या का समाधान नहीं करता है, वो वही सही का गाइडेंस देता है कि ये रास्ता तुम्हारे इस जन्म के लिए बना हुआ है, ये रास्ता एकदम ही नहीं, यहाँ जाना भी मत, यहाँ अटक जाओगे। और एस्ट्रोलॉजर जो है क्या होगा क्या नहीं होगा वो बताता है, समाधान नहीं करता। हाँ,
अगर आपको पता चलता है कि कल बारिश होगा तो आप तैयार रहते हो, छतरी ले लेते हो, या फिर बोलते हो कि नहीं कल बारिश होगा तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, परसों सारा काम कर लूंगा। सी हाउ यू आर मैनेजिंग द थिंग्स, आप अपने आप को सेफ गार्ड कर लेते हो काफी। ये चीज हो सकता है एस्ट्रोलॉजी से। ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपकी जिंदगी, तो आप जो एड देखेंगे स्क्रॉलिंग पे, वो एड में बोला क्या जा रहा है, दैट विल डिसाइड कि वहां जाना है कि वहां नहीं जाना है। ओके आप लोग की ये वीडियो तो आपके लोकल एस्ट्रोलॉजर्स या फिर इंडिया में जितने भी एस्ट्रोलॉजर, वो लोग दे आर गोना हेट इट कि भाई क्या बता रही हूँ मैं। लोगों में मंगल दोष के बारे में भी बहुत सारी मान्यताएं भी हैं, तो कई गलत फहमियां भी है। असलियत क्या है, मंगल दोष है क्या? मंगल दोष जो मांगलिक दोष जिसको बोलते हैं, देखिए मंगल दोष जो है इस धरती के पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का है, क्योंकि जो हॉरोस्कोप होती है, हॉरोस्कोप के 12 आपने देखा होगा सेक्शंस बना हुआ है, इसको 12 घर बोलते हैं। इसमें पहला घर, दूसरा घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर में अगर शनि हो जाए, इतने सारे हाउसेज में समझिए, तो उसको मांगलिक बोलते हैं। तो एक दिन में कितने, जैसे जैसे लग्न चेंज होता रहेगा वैसे वैसे अलग अलग राशि में, मतलब कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, 24 घंटे में कितने लोगों को मांगलिक दोष होगी, क्योंकि अच्छा। एक घर में होने से होता अलग बात होती है ना। हर 2 घंटे में लग्न चेंज होगा, लग्न चेंज होने से उसका पहले वाले को फर्स्ट हाउस में आया, तो फिर दो राशि और चेंज होगा तो चौथे राशि में आ जाएगा, 3 राशि, तो फिर और 4 घर चेंज होगा, हो जाएगा। सो एवरी 8 आवर्स, एवरी 4 आवर्स, 8 आवर्स, ऐसा भी नहीं मैं बोलूंगी, एवरी 2 to 4 आवर्स अच्छा, कुछ लोग मांगलिक पैदा होंगे। और 2 घंटे के लिए जितने भी लोग उस टाइम में पैदा होंगे वो सारे के सारे मांगलिक रहेंगे। अच्छा। सो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, समझ लीजिए सूर्योदय के टाइम में अभी सूर्यो मंगल हो गया सिंह राशि में, आप जब सिंह लग्न आएगा तो लग्न में सूर्य हो गया, तो उस 2 घंटे में एक लग्न 2 घंटा रहता है, वो 2 घंटे में जितने भी बच्चे पूरा धरती का सब मांगलिक है। सो सेकंड, उसके बाद 2 घंटे बाद आएगा बारगो, तो उसके मंगल चला गया सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस वाला मंगल लोग भी मांगलिक ही होते हैं, वहां पे 2 घंटे में जितने बच्चे पैदा होंगे वो भी मांगलिक है। फिर उससे उससे 4 घंटे बाद जितने भी बच्चे पैदा होंगे फिर से वो मांगलिक है, उससे 4 दुगुना 8, उससे 8 घंटे बाद जितने बच्चे पैदा होंगे वो भी सब मांगलिक है। उसे मतलब इट्स लाइक एक दिन में कम से कम आई डोंट नो कितने करोड़ों बच्चे पैदा होंगे सिर्फ मांगलिक। तो आप इसको रेयर नहीं कह सकते, इट्स वेरी कॉमन। अच्छा, तो इसको दोष क्यों बताया जाता है वो थोड़ा बताती हूँ, ताकि आम जनता एस्ट्रोलॉजर से एक्सप्लॉइट होने से बचेंगे। दोष इसलिए है कि मंगल योद्धा है, मंगल योद्धा है, मंगल जो मैं कह रही स्पीड है, एनर्जी है, थोड़ा हॉट हेडेड है, मतलब थोड़ा गुस्से वाला है, सोचता कम है, पहले एक्शन ले लेता है, मतलब बोलने से पहले कर लेता है, मतलब थोड़ा धीर स्थिर कम है, एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है। अब इतना लड़ाई करेगा, इतना झगड़ा करेगा तो एक्सीडेंट प्रोन ही होना है। तो इंसान में अगर ऐसी क्वालिटीज आ जाए तो क्या होगा, दूसरों के साथ, अपने घर में तो ठीक है, दूसरों के साथ बाहर जाएगा तो छोटे छोटे बात पे आर्गुमेंट होंगे, लोगों के साथ मिलके कोलैबोरेशन में चलना मुश्किल हो जाएगा, एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा, छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाता है। जो चीज आपको खासतौर से बिजनेस में बड़ा जरूरी है, बिजनेस पे आप हर छोटी बात पे गुस्सा नहीं ला सकते हो। आपके अंडर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको प्यार से समझा के आपको खुद को भी समझना पड़ेगा, दूसरों को भी समझाना पड़ेगा। तो ये सब गुण होने से क्या होता है, इंसान बहुत सारी चीजों पे अपनी जिंदगी में अटक जाता है। तो दिस मांगलिक होना मतलब आपके टेम्परमेंट, आपकी जो क्या बताओ, आपकी जो एटीट्यूड है, टेम्परमेंट है, और टेम्परमेंट थोड़ा अलग है, बहुत एग्रेसिव है। शादी भी होगी तो आप इतनी एग्रेसिव हो, लड़की बहुत चुपचाप आएगी तो बेचारी चली जाएगी, या फिर लड़की थोड़ी एग्रेसिव हो सकता है, आपको भी स्ट्रगल कर ले। तो उस हिसाब से मांगलिक दोष को बताया गया है कि भाई खासतौर से लड़कियां तो ऐसे टेम्परमेंट का नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग जानते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मांगलिक लड़की नहीं लाना है। ये बहुत पुरानी प्रथा होते अब ऐसा हो गया कि मांगलिक है तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अरे नहीं, मांगलिक होना मतलब सामने वाला का जो एक एटीट्यूड है, टेम्परमेंट है, उसका स्वभाव थोड़ा एग्रेसिव है,
तो उसको कैसे संभालने के जाना, इसी Okay. को कहते हैं मांगलिक तो दोष ये और भारी कुछ मंगल नहीं। बोलते हैं कि आपकी कुंडली में भारी मंगल है। कोई तो ये शनि भी है। भारी बोल रहा है, आप इनको शनि मंगल को कैसे वजन कर रहे हो, वजन मुझे कैसे नहीं पता। वो तो मैं 17-18 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी में, मैं भी सोच रही हूँ कि कैसे वजन कर लिया, मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो भारी मंगल मीन्स कोई भी प्लैनेट जब बोलते कि बहुत राहु भारी मीन्स उस प्लैनेट की क्वालिटीज बहुत है। राहु बहुत ही छल कपट करने वाला है, बहुत मैनिपुलेटिव है, झूठ बोलता है ना, स्कैमिंग करता है, तो ये सब ना भारी है, मतलब ये सब गुण इसमें ज्यादा है ना। ये बहुत जल्दी दूसरों को स्कैम करेगा, ये खुद हो जाएगा स्कैम। सो यही सब चीजें होता है, एक एक प्लैनेट की गुण जब ज्यादा हो जाता है तब बोलते हैं ये बहुत भारी है। दैट्स हाउ इट ओके, इज। मैम शादी के बारे में बात करते हैं। शादी में देरी नहीं, शादी में देरी ये जनरल सभी आई के गॉट लिए। इट, आई गॉट इट। कभी कभी एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए आपके दर्शक के लिए। बिल्कुल। मैम शादी में देरी के ज्योतिषी कारण क्या हो सकते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। देखो शादी में अगर लेट हो रही है तो ठीक है, एक होती है डिले और एक होती है डिनाई कि भाई शादी नहीं होगी। ये भी तो होती है, बहुत सारे लोग हैं ना 50 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिले होते होते आप लगभग डिनाई ही है। देखो हर एक की कुंडली में मैं समझती हूँ, क्योंकि इतने सालों की मेरी 17 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गई है एस्ट्रोलॉजी में, एंड आई रियलाइज वन थिंग, हर एक की जिंदगी में शादी की कोई ना कोई एक टाइम आती है। हाँ, उस टाइम में जब आप ये सोचते हो ना मुझे इससे नहीं करना है, लड़की सुंदर भी चाहिए, सुशील भी चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, घरेलू भी चाहिए, कमाने वाली भी चाहिए, अच्छी फैमिली भी चाहिए, तो फिर क्या होता है, वो जो एक विंडो आता है आप वो मिस कर देते हो और आपको नहीं पता उसके बाद कुछ स्ट्रांग आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, सो कितना भी हॉरोस्कोप में शादी की जो एक क्या बताओ, शादी की वीक हॉरोस्कोप हो कि भाई शादी होना इतना आसान नहीं है, ऐसी वाली कुंडली भी हो, उनका भी कभी ना कभी एक अच्छी चांस आई है, बट दे डिडंट नो, उनको ये नहीं पता था कि भाई ये मेरा एक ही था मार काट के, उसके बाद नहीं आने वाला है। तो आप जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना, यही सब जानने जाना है कि मेरी बेटी अभी 15 साल की है, शादी वादी कब कैसे हो सकता है, अभी से पता कर लूं ओके। कि इनके लिए शादी होना आसान रहेगा, बार बार रिश्ता आएगा नहीं आएगा, दूर शादी होगा, शादी अच्छी रहेगी नहीं रहेगी, जो भी चीज है। तो इससे क्या हो रहा है, आपको पता है कि भाई इनकी शादी होना इतना आसान नहीं है, तो जब ये टाइम एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे तब थोड़ा इनिशिएटिव ज्यादा लेके, उतना चेकलिस्ट लंबा ना रख के, लंबी चेकलिस्ट रखते हैं ना माँ बाप पेरेंट्स सभी रखते हैं कि भाई हमारी बेटी की शादी एकदम राजकुमार से हो, तो इस चीज को ना रख के वहां एक जो भी एक बीच में आके आप उसको यहाँ शादी करवाइए। तो मेन चीजें यही है कि हर एक इंसान की जिंदगी में शादी की एक अच्छी मौका आती है, वहां आपको, और जिसकी शादी इजी है उसका तो 10 बार भी आता है, ठीक है कभी ना कभी हो गया है, जिसकी नहीं है उसका भी आता है। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इनकी जिंदगी में शादी आसान है कि नहीं है। Okay. अगर है तो ये कब है, तो तब हम बहुत ज्यादा क्या ना चूजी ना होके एक लॉजिकल रेशनल माइंड रख के, रेशनल माइंड होना जरूरी है शादी में कि भाई मैं समझे पता नहीं मुझे क्या ही मिल जाएगा, तो वहां हम शादी को फाइनलाइज करें। ऐसा नहीं कह रहे किसी से भी शादी करवा दे, एक रेशनल अपने हिसाब से देख के वहां शादी का क्या कीजिए। Okay. ये सबसे पहली चीजें होती है शादी में समझना। और शादी सही रहेगा नहीं रहेगा, और मैं तो बहुत सारे लोगों को बताती हूँ जिनके हॉरोस्कोप में देखती हूँ ना कि शादी बहुत खराब है, इतनी जल्दी होना आसान नहीं है, हो गया तो शादी को टिकाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टिकाएंगे इफ दे कीप ऑन बियरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, मतलब अगर बहुत ज्यादा सह के चले तो। ऐसे लोगों को मैं अपफ्रंट बोलती हूँ शादी मत कीजिए, क्योंकि ये हॉरोस्कोप कैरियर ओरिएंटेड है या किसी और चीज के लिए है। ये मानना ना मानना उनकी काम है, मेरा काम होता है बताना कि शादी से कोई सुख नहीं है और शादी होना भी इतना आसान नहीं है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। तो हर एक जैसे बहुत सारे लोग जॉब के लिए नहीं होते, बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए नहीं होते, बहुत सारे लोग करोड़पति बनने के लिए नहीं होते, बहुत सारे लोग कमाने के लिए भी नहीं होते, बहुत सारे लोग है लाइफ लॉन्ग उन्होंने ऐसे ही हाउसवाइफ बना के निकाल दिया, बहुत सारे लोग कमाते भी नहीं है। तो ये एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग शादी के लिए नहीं बने हैं, राइट? ये नहीं करते, लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, शादी तो सबको करना चाहिए, कीजिए, फिर डिवोर्स भी सबको हो जाएगा। सही बात है। So you need to accept. सर्विष्ठा जी, क्या ज्योतिष का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है अभी?
हाँ, अभी तो किया जा रहा है। अगर आप डरेंगे तभी आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। वो राइट। ज्यादा लोग ज्योतिषी वो रास्ता ज्यादा अपनाते हैं कि पहले डराओ उनको तो ही मानेंगे, ये क्या सही है? नहीं, ये देखो, ये तो सही नहीं है। सिर्फ सवाल करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप किसी को डरा रहे हो तो ये तो ऑब्वियसली ये कोई पूछने की बात है, ये तो ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि डर एक ऐसा चीज है आपकी आपकी क्या बोलते हैं, आपकी प्रेजेंस में, आपकी इंडिविजुअलिटी में, आपकी सर्वाइवल की बात अगर आ जाती है ना, तो इंसान उसके पीछे जरूर उसको अहमियत देता है कि नहीं भाई, ये तो आप मुझे हिला के रख देगा, दिस इज समथिंग इज गोइंग टू शेक माई लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी को 180 डिग्री चेंज कर देगा। तब आप बाकी चीजों को छोड़ पे उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। टू ग्रैब द इम्पोर्टेंस एंड अटेंशन जिसको बोलते, लेने के लिए लोग ये सब बातें करते हैं और करेंगे। आप अच्छा डरा तो रहे, ठीक है, डर है कि आपको ये हो जाएगा, आप क्या कर लोगे? ज्योतिष क्या कर लेंगे? अच्छा, मैं इतना भी मान लिया कि जो डरा रहे ज्योतिष सही बात है, डरा रहे, आप इस डर को आप कैसे उसको चेंज करोगे? क्योंकि वो तो उसके प्रारब्ध के हिसाब से आया है, उस बेचारे के नसीब में। आप इसको चेंज तो कर ही नहीं सकते हो ना, यू कैन नॉट, क्योंकि जो भी कुछ है उसके कर्म के हिसाब से ब्रह्मा जी ने और चित्रगुप्त में मिलके दिया है। आप ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त को ओवर पावर कैसे करोगे? इसका मुझे रास्ता बताइए। उसका तो कोई इजी वे आउट नहीं है। तो इजी वे आउट नहीं है, सो डराने वाली चीजों थोड़ा कम सुनना है। और डर होती है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खराब चीजें हो रही है ना। कोई किडनैप हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को बहुत खराब एक्सीडेंट हो रहा है, हो रही है। तो डर वाली चीजों को बताइए, अच्छी चीजों को भी साइड बाय साइड बताइए, और डर का सोल्यूशन, इजी सोल्यूशन मत बताइए। क्योंकि ये वही बात है, ब्रह्मा जी और चित्रगुप्त के बीच में आप कौन हो? हाँ। वो है मेरी क्या औकात है? ओके मैम, अगर कोई भविष्यवाणी गलत साबित हो गई तो जिम्मेदारी नहीं लेता, और अगर कोई भविष्यवाणी सही साबित हो गई तो उसको बहुत प्रमोट किया जाता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, ये कोई भी ह्यूमन की टेंडेंसी है ना। आपकी प्रमोशन नहीं हुई है वो आप नहीं बताएंगे, आपकी जो प्रमोशन हुई अभी आपको क्या पोस्ट मिला है वो आप बताएंगे। ये सारे ह्यूमन टेंडेंसी है। पर एस्ट्रोलॉजी में मैं बोलूंगी, एस्ट्रोलॉजर जैसे मैं तो एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि अभी तक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अभी तक इस बुक में बताया गया लगभग सारी चीजें, दिस इज फॉर 2026, लगभग सारी चीजें, ये जो FCRA आया है, जो रूल्स है, पेज नंबर 5 में एक्चुअली है कि कैसे NGOs के खिलाफ इस साल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट, पेज नंबर 5 में यहीं पे ही है, जो भी पढ़ेंगे इसको इनके पास होगा। है कि NGOs के खिलाफ स्ट्रिक्ट रूल लाया जाएगा। एंड देन पेज नंबर 22 में है कि इस साल होम मिनिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग रोल रहेगा और शानदार रोल रहेगा। तो इस बार जो भी देखा आपने, बंगाल इलेक्शन से लेके एवरीथिंग, ये जो FCRA रोल ला रहे, पॉलिसी ला रहे वो लोग, ये सब तो होम मिनिस्ट्री से ही आ रही है। तो ही इज गोइंग टू डू, अमित शाह जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये जो भी कुछ लिखा है लगभग सब सही हुआ है, एक चीज छोड़ के, गोल्ड। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी तक मैंने गोल्ड, एंड आई स्किप्ड इट, मेरे दिमाग से ये गया है। व्हेन आई वेंट टू मीट द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, तो उन्होंने भी कहा, कृष्ण मिश्रा जी, मैं उनके ऑफिस में गई थी मिलने, तो उन्होंने कहा, कृष्ण मिश्रा जी आपके तो इस साल लगभग सारे प्रेडिक्शन सही हुआ है। मैंने कहा नहीं दादा, ऐसा नहीं है, कुछ गलत भी हुआ है। अच्छा कौन सा? ऐसा गोल्ड प्रेडिक्शन। बोले आपने क्या बोला? मैंने बोला गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा, नहीं गया। एंड इज वेरी टैक्स हेवी, फटाफट अपने मोबाइल में देखा, चेक वेक किया, बोला नहीं गोल्ड तो ऊपर है। मैंने कहा गोल्ड तो 1,46,000 है ऊपर। मैंने कहा नहीं, उनको नहीं पता है कि 180 टच करके आया है। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, नीचे आया है। सो ही सेड कि आपका चुका क्यों? सो आई मेड हिम अंडरस्टैंड। और उनको एस्ट्रोलॉजी की समझ है, जो आप कह रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना, जितने बड़े लोग हैं उनको उतना ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की समझदारी है, एंड ही अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी एज वेल। तो वही चीज है, मैं तो वहां जाके बता के आई हूँ, जबकि वो मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे कि आपकी सारी बात सही हुआ है। सो आपको लेना पड़ता है, पर आपको देखो, ब्रह्मा जी तो मैं नहीं हूँ और कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। आपको ये देखना है 100 में से कितनी परसेंटेज सही है। अगर कोई अच्छी एस्ट्रोलॉजर का 95% एंड एबव एक्यूरेसी होना पड़ेगा। ये नहीं है
तो फिर तो मुश्किल है। और कितनी क्लियर बातें किया है, कितने पहले बातें किया, वो सब आपको देखना पड़ेगा। अभी जो चल रहा है उससे पहले नहीं। लाइक दिस वन इज 2025 में लिखा गया है कि 2026 में ये सब आएगा। तो तब ये सब पता ही नहीं था कि एनजीओ के खिलाफ FCRA आएगा। तो उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजर जो है ज्यादातर यही करता है, वो लोग अपनी गलतियों के बारे में बोलते नहीं है। सो ठीक है, अब आप तो हर एक इंसान में बात नहीं कर सकते हैं। बेसिक टेंडेंसी है हर ह्यूमन की, इसको क्या बोल सकती हूँ मैं। सो नाइस ऑफ यू, आपने बहुत इजीली वो गोल्ड के बारे में बता दिया कि नहीं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे प्रोग्रेस करना है। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ गलत गई हूँ। हाँ, अगर मैं उसको नहीं समझ रही हूँ, अगर मैं उसको पता नहीं कर पा रही हूँ, तो इससे 10 गलती होगी मुझसे। हाँ, एंड पता नहीं कि हर साल 1-2 प्रेडिक्शन मेरी गलत जाती है, और वो मुझे भी पता है जाएगी। वही बात है कि मैं ब्रह्मा जी नहीं हूँ, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट्स वेरी वेल। पर जो चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या चीजें छूट गई है मुझसे, क्या डाटा गलत लिया, या फिर जो भी है मेरी गणना में जो भी गलत हुई है, उस पर बात काम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। उसमें देयर इज नो अदर वे आउट। तो अच्छी एस्ट्रोलॉजर उस पर बात करेंगे, उसको सीखेंगे, एंड दे विल बाउंस बैक। शर्मिष्ठा जी, क्या शुभ जो मुहूर्त होता है वो सफलता की गारंटी देता है? ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आप लोग प्लीज इस चैनल को बहुत क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए, देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो सारे सवाल है ना, मुझे लोग उतना नहीं पूछते। मुझे तो लोग पूछ रहे थे मोदी जी का क्या होगा, अमित शाह जी का क्या होगा, ट्रम्प का क्या होगा, पर ये सब बेसिक सवाल है जो आम लोगों को जानना बड़ा जरूरी है, ताकि आगे वो बेवकूफ ना बने। आपने जो सवाल पूछा है मुझे, अब दोबारा दोहराइए इस सवाल का, ताकि आपकी उसमें क्लिपिंग में बड़ी अच्छी आएगी। क्या शुभ मुहूर्त सफलता की गारंटी देता है? सफलता देखने के लिए सबसे पहले अपनी कुंडली देखना है। क्या अपनी कुंडली में ये है होना, आपकी कुंडली में बिजनेस मैन्युफैक्चरर बनना है कि नहीं है, आर यू डेस्टिन्ड टू बी ए मैन्युफैक्चरर? अगर ये है तो फिर आती है जब हम शुरू करेंगे, वो अच्छी मुहूर्त से शुरू करें। पहले तो इसको आप ठीक करो कि आपके लिए बिजनेस है कि नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है कि नहीं। उसके बाद आप शुरू करो कि हाँ चलो मैं 6 महीने बाद मेरा उसका जो है शिलान्यास होगा, या व्हाटएवर इट इज, वो अच्छी मुहूर्त में हो। बीच मुहूर्त में क्यों हो? ताकि ये जगह, ये जो अब मैंने काम शुरू किया है, मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट लगाना है या जो भी कुछ है, वो स्मूथली थोड़ा चले। इससे इसलिए नहीं है कि भाई मैं 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए बना हुआ था, अब शुभ मुहूर्त में शुरू कर दिया तो मैं 2 करोड़ कमा लूंगा। मुहूर्त चीजों को थोड़ा स्मूथली ले जाता है, बीच बीच में रुकावट नहीं लाएगा, फालतू का टेंशन नहीं लाएगा। सो दिस इज व्हाट इज शुभ मुहूर्त। मुहूर्त जो है आपकी चीजों को थोड़ा शुभ रखेगा, ऑस्पिशियस रखेगा, कि हाँ थोड़ा सा अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गया, अच्छी मुहूर्त में मैंने अपना कंपनी शुरू किया था, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। इसका मतलब नहीं है कि जो आपके नसीब में नहीं है उसको चेंज कर दिया, उसको ले आया अलग से, नॉट पॉसिबल। सो योर प्रारब्ध, आपकी भाग्य सबसे पहले सर्वोपरि है। उसके बाद आजू बाजू की चीजें आता है देखने के लिए। ओके, क्या हर समस्या का कोई ज्योतिष उपाय है? नहीं है। हर समस्या का नहीं है। हर समस्या का एक ही उपाय है, वो है भगवान जी को वंदना करना। वहां एप्लीकेशन लगाएंगे, भगवान जी को बोलेंगे कि जो भी है मेरा कर्म है, जो भी मेरा प्रॉब्लम हुआ है, जो भी मैंने पूर्व जन्म के हिसाब से कर्म किया हो, जिस वजह से लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो अभी उनकी भक्ति करेंगे, उनका सेवा करेंगे। अगर वो संतुष्ट हो गए तो हो सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का चेंजेस लाएंगे। तो एक ही, हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, तो भगवत भक्ति और उनका सेवा, उनका साधना। और वो भी एक दिन में नहीं, मतलब 11 सोमवार आप मंदिर गए और चेंज हो जाएगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। भगवान जी को संतुष्ट करना इतना आसान। 11 दिन आप अपने पापा को चाय पिलाएंगे तो पापा भी हाँ नहीं कहेंगे एक बाइक देने के लिए, तो भगवान जी है। चलो अब रैपिड फायर देख लेते हैं। ओके, आई एम रेडी। ज्योतिष से जुड़ी एक बड़ी गलतफहमी। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप लोगों ने सवाल पूछा था, क्या मेरा प्लेनेट मुझे ये करने नहीं दे रहा है,
क्या मेरा प्लेनेट मुझे ऐसे नहीं, मतलब उनको लगता है कि प्लेनेट कुछ रोक रहा है, प्लेनेट रोक नहीं रहा है, प्लेनेट की ये होने से हम पता कर पाते हैं आपकी भाग्य किस चीज के लिए बनी हुई है, नहीं है। सबसे बड़ा चीज यही है कि क्या मेरा ग्रह, मेरा कुंडली मुझे रोक रहा है। आपका कुंडली कुछ नहीं कर रहा है, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। किस्मत या कड़ी मेहनत कौन ज्यादा जरूरी? किस्मत। ओके। अच्छा, एक अच्छी आदत जो हर किसी को रोज अपनानी चाहिए? भगवत भक्ति, भगवत सेवा। सुबह उठ के नहा धो के घी का प्रदीप जला के भगवान जी के लिए दिन की शुरुआत उससे होना, ये सबसे बड़ी चीज सब में होनी चाहिए। ओके, कोई एक ऐसा उपाय जिसे कोई भी बिना पैसे खर्च किए अपनाया जा सकता है? भगवत भक्ति, इससे बड़ी उपाय कुछ नहीं हो सकती है। एंड अर्ली राइजिंग एंड भगवत भक्ति। मैं बोलूंगी अर्ली राइजिंग, दिस इज समथिंग, अगर आप कोई भी रिलीजन से हो आप उसको फॉलो कर सकते हो, अर्ली राइजिंग। अच्छा, ज्योतिष में कौन सा वो ग्रह है कि जिसको ज्यादा गलत समझा जाता है? शनिदेव। शनि भारी, शनि का ढैया, 7.5 ओह बस शनिदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करने, और मतलब एक इंसान से लेके पूरे इंडिया तक की बहुत अमेजिंग बात है आपने करी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आपके दर्शकों को भी, आई होप उनको भी बहुत बढ़िया लगा होगा, और ऐसे ही देखते रहिएगा ये चैनल। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, જેમની સાથે વાતચીત કરી, ખૂબ જ સરળ અને સહજ સ્વભાવના, અને તેમણે પોતાની બધી જ વાતો કરી, સાથે એક સામાન્ય માણસની સાથે જોડાયેલી વાતો, કઈ કઈ એવી વસ્તુ છે જેના પર વિશ્વાસ નથી કરવા જેવો, અને કઈ એવી વસ્તુ છે જેનામાં ખૂબ ધ્યાન રાખી અને ડગલા માંડવા જેવી છે. હવે સામાન્ય માણસથી લઈ ગુજરાત અને ગુજરાતથી ત્યારબાદ દેશ સુધીની તેમણે વાતો કરી છે. ત્યાં સુધીનું ભવિષ્ય ભાખ્યું છે, અને વર્ષ 2026ની એમણે બુક પણ લખી છે. કહ્યું 90% ઉપર એમની એ તમામ વાતો સાચી પણ પડી છે. આવા જ વ્યક્તિ વિશેષની સાથે આપની મુલાકાત કરાવતા રહીશું. આપ જોતા રહો વીટીવી ન્યૂઝ. અમને આપશો રજા. નમસ્કાર.